गृजेश जी, आपका भी मंच पर स्वागत है सर। डॉक्टर सीपी सिंह है, फिजिशियन है, आपका भी स्वागत है सीपी सिंह। और डॉक्टर मंजेश राठी हैं, डीएमआर हॉस्पिटल के। मंजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना काल ने कैसे 2 साल सबकी जिंदगियां जो है तबाह कर दिया, और एक बार फिर से अब भारत में तब की पूरे दुनिया में एक बार फिर से वायरस ने दस्तक दे दिया है। तो आज इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या उपाय किया जाए जिससे लोग जो है बच सके। और इस सेशन को बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष। तो धन्यवाद सिमरन, और सिमरन भी हमको साथ में ज्वाइन करेंगी। तो डॉक्टरों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि सिमरन भी आपको बता रही थी। और सिर्फ कोरोना काल ही नहीं, कोरोना के अलावा भी आपने देखा है कि जब धरती पर हम भगवान की बात करते हैं तो वो डॉक्टर हैं, क्योंकि जब जान पर बनती है तो फिर डॉक्टर ही नजर आता है। लेकिन डॉक्टरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने अपने क्षेत्र में डॉक्टर किस तरीके से अपना जो कंट्रीब्यूशन है, अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो स्पेशलिटी है इन डॉक्टर्स की, उस विषय पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। अखिल अग्रवाल जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। कोविड के बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीजें बदली भी, लोगों का लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीजों में लोगों ने अपने जो चेंजेस हैं वो लाए। लेकिन फिर से एक बार हम लोग देख रहे हैं कि कोविड का नया वेरिएंट लोगों को परेशान कर रहा है, डरा रहा है। कुछ केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं। क्या करे ऐसे में आम इंसान? आप क्या सलाह देंगे? सर, प्रिकॉशन तो जैसे पहले थी वैसी की वैसी हैं, उसमें कोई नई तब्दीली तो नहीं आई है। वेरिएंट कोई सा भी आ जाए, लेकिन बेसिक प्रिकॉशन तो सबके लिए वही हैं। लेकिन क्या है ना, जैसे जैसे चीज़ें कम होती हैं, लोगों में वो आदत होती है ना। जैसे पहली वेव में तो मास्क भी लोग नहीं पहन रहे थे, जब सेकंड वेव में कैजुअलिटी बहुत हुई तो लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया, लोग अपने आप पहनने लगे, वरना टोकना पड़ता था। तो बेसिक तो चीज़ अभी भी वही है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। मेरे ख्याल में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हालांकि मैंने पहली वेव में जो या सेकेंड वेव में भी ऑब्जर्व किया, कॉन्टैक्ट से इतना ज़्यादा नहीं था, सैनिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उससे कॉन्टैक्ट से बहुत ज़्यादा कोई स्प्रेड था। लेकिन हाँ, नेचुरली अगर वी कैन प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोविड बाय सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क, यूजिंग मास्क। डॉक्टर सीपी सिंह, फिजिशियन हैं। सीपी जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, हम सबने देखा कि 2 साल कैसे पूरी तरह से तबाही जो है पूरी दुनिया में मची हुई थी। उस दौरान कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोगों ने, हमने अपनों को खो दिया। अब एक बार फिर से एक नया वायरस जो सामने आया है, H3N2। ये वायरस सर क्या है, कैसे इसके सिम्टम्स पता चलते हैं, ताकि आप यहां से बताएं, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो जान सके, आने वाले दिनों में लोग जो है सतर्क भी हो सकें। थैंक यू। देखिए, जो नया वेरिएंट आजकल आया है, जिससे बहुत सारी चर्चाएं आजकल जारी हैं, सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। ये भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोविड वायरस की तरह। इसको हमने नया नाम दिया H3N2। स्प्रेड का तरीका भी वही है और सिम्टम्स भी लगभग वही हैं। लेकिन एक अच्छी बात इसके साथ यही है कि ये उतना डेंजरस नहीं है जितना कोविड-19 वायरस था। लक्षणों की अगर हम बात करें तो वही तेज बुखार, बहुत सीवियर बॉडी एक, रनिंग नोज, कफ, ज़्यादा सीवियर है तो सांस में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी होना, और कई लोगों की डेथ तक इसमें हो जा रही है। लेकिन उतना परसेंटेज नहीं है डेथ का जो कोविड-19 में था। सर, ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये वायरस भी कोरोना वायरस जैसा है? क्योंकि कोरोना वायरस जब आया था दुनिया में तो ये कहा जाता था कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर हम साथ में बैठ रहे हैं तो ये जो डर है ये सताता था कि कहीं इनसे जो हम भी संक्रमित ना हो जाए। क्या इस वायरस में भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है सर? हाँ, देखिए, जो हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे कोविड में, प्रोटोकॉल लगभग वही हमें फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, बेसिकली फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और गैदरिंग से बचें। वायरस उस जैसा नहीं है, उतना डेंजरस नहीं है। ये बहुत माइल्ड सी डिजीज है एक तरह से, लेकिन बचाव ज़रूरी है। डेथ रेट उतना नहीं है, बहुत माइल्ड सा है, लेस देन 1%। मंजेश जी, अब मैं आपके पास आता हूं। चूंकि कोविड की ही चर्चा हो रही तो इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे पोस्ट कोविड हम लोगों ने देखा कि लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हुए। एज अ न्यूरो सर्जन आप इसको कैसे देखते हैं और किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस लोगों को हो रहे हैं न्यूरोलॉजी से, अगर हम लोग इसको समझना चाहें?
सबसे पहले धन्यवाद। अच्छा, कोविड के बाद में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी सारे जो चीज़ें नई देखने को मिली हैं। अगर हम एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, जिस टाइम कोविड हुआ था उस टाइम लोगों में एंग्जाइटी, उस टाइम लोगों में डिप्रेशन। अच्छा, क्योंकि होम स्कूलिंग हो रही थी तो बच्चों के लिए स्कूल जाना भी बड़ा एक इश्यूज़ था, तो उसमें और इश्यूज़ लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह बच्चों में काफ़ी आई हैं। और लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में ये देखा गया है कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ हैं, जैसे हाथ पैर का कमज़ोर हो जाना, ना चलना, गुलनबेरी सिंड्रोम, फेशियल नर्व पैल्सीज और स्ट्रोक, मतलब ब्रेन में जो पैरालिसिस जो होता है, उसके इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं पहले से। तो कहीं ना कहीं से कुछ स्टडीज़ हो रही हैं, हालांकि कुछ लोग कई ऑटोप्सीज भी हो रही हैं कि इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, कई लोग उसको लॉन्ग कोविड भी कह रहे हैं कि उनके ऑटोप्सीज में कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें। तो इस तरह के जो इंसिडेंसेस हैं, थ्रोम्बोजेनिक इंसिडेंसेस हैं, ब्रेन के और हार्ट के दोनों के बढ़ गए हैं। लेकिन क्या कारण है? क्योंकि हम लोगों ने देखा और ये बहुत तेजी के साथ हो रहा है, बहुत ऑल सडन हम लोग देख रहे हैं लोगों की डेथ हो रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से कैसे मतलब डेथ हो गई। क्या ये पोस्ट कोविड की वजह से हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे का, अगर इसको आप बता पाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं आजकल। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट स्टडीज हो रही हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो जितने पेशेंट्स हैं उनमें मैंने बताया स्ट्रोक मतलब ब्रेन में क्लॉट आना, और हार्ट क्लॉट मतलब हार्ट अटैक, इनके इंसिडेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज में ये आ रहा है कि वायरस में जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है उसमें कुछ एथेरोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनमें क्लॉटिंग के चांसेस पहले से ज्यादा हो गए हैं। तो एग्जैक्टली कोरिलेट नहीं हो पाया है, एग्जैक्ट स्टडीज की अभी जरूरत है, लॉन्ग टर्म स्टडीज की जरूरत है, हम उसको पिन पॉइंट कर दें कि इसी के कारण हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं, उसके क्लॉटिंग के इंसिडेंसेस ब्रेन में, हार्ट में बढ़ गए हैं पहले से। गिरिजेश केन जी, आई सर्जन होने के नाते आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं तो आई साइट की प्रॉब्लम तो लोगों को होती थी, लेकिन थोड़ा एज होने के बाद छोटे छोटे बच्चों को आई साइट्स की प्रॉब्लम हो रही है। क्या कारण है इसके पीछे का, और कैसे इससे लोग अपना बचाव कर सकते हैं, या कैसे समझें कि उनको ये समस्या हो सकती है? इस विषय को अगर आप बता पाएं तो। बिल्कुल। कोविड की बात हो रही है तो कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में देखा गया है कि उनको चश्मे के नंबर बहुत आ गए हैं। ये इसका एक मेन कारण ये है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप और इन चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इतना इस्तेमाल हुआ है, जिसके कारण आंखों पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आई है, स्ट्रेन बढ़ा है, जिसके कारण बच्चों को बहुत हद तक चश्मे का नंबर आया है। इससे बचने के लिए तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि फ़िलहाल उनको कम से कम इस्तेमाल करें, मोबाइल की जगह लैपटॉप या डेस्कटॉप इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आँख की डिस्टेंस बढ़ जाती है, आँख की और स्क्रीन की डिस्टेंस बढ़ जाती है। कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम कम होता है, बहुत फ्रिक्वेंट आँख को ब्लिंक करें, और यदि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, और यदि चश्मे की ज़रूरत है तो 100% चश्मा लगाएं, वरना वो नंबर आपका बढ़ता जाएगा। गिरिजेश जी, लेकिन एक चीज और जानना चाहूंगा, चूंकि ये तो बच्चों के लिए आपने कहा, जो लोग अभी देखा हम लोगों ने कि बड़े गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, या तो एक बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस हो गई आजकल के बच्चों के हाथ में लोग गैजेट्स दे देते हैं। लेकिन जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, या जिन लोगों को काम है, जो लोग बैठते हैं 8-8 घंटे 9-9 घंटे सिस्टम के आगे, या ऐसी चीजें जिसका इस्तेमाल करते हैं, आईज के लिए वो अच्छी नहीं है, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? एग्जैक्टली। यदि लास्ट डिकेड्स की बात करें कि लास्ट 10 ईयर्स में हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है, मैक्सिमम लोग कंप्यूटर पे इस्तेमाल करें। एक छोटी से छोटी किराने की शॉप भी हम देखें, वहाँ भी एक हमें कंप्यूटर लगा है। तो जो स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ा है, उसके कारण हमारी आंखों में ड्राइनेस बढ़ी है। चूंकि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और गर्म हवाएं चलती हैं, तो जिसके कारण भी ड्राइनेस बहुत बढ़ती है। और कंप्यूटर या मोबाइल पे स्क्रीन पे हम देखते वक्त हमारी जो आंखों को पलक झपकाने की क्षमता है वो कम हो जाती है। मेन कॉज ये है जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। तो हम लोग को अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। कोशिश करें कि जब भी हम मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करें, फ्रिक्वेंट ब्लिंक करें। जब भी एंटर मारते हैं हमको एक ब्लिंक करना होता है। और यदि इसके बाद ड्राइनेस रहती है तो एक सिंपल सी ड्रॉप होती है, टीयर सब्स्टिट्यूट, आप उसे यूज़ करें तो आपकी ड्राइनेस कम हो जाएगी। बिल्कुल।
जो आपने कहा कि एक तरफ से आंख पूरा डैमेज हो गई, वो जो एक बीमारी थी दैट इज द ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं थी, ये पुरानी बीमारी थी लेकिन बहुत रेयर थी। चूंकि कोविड में जिनको कोविड हुआ उनकी इम्यूनिटी कम थी और उनको जो दवाइयां दी गई उनकी वजह से भी इम्यूनिटी कम होती है जो कोविड में ट्रीटमेंट चला। तो इम्यूनिटी कम होने के कारण उस फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो एक तो वो रीज़न था कि ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा कॉमन हुई, जिसमें कि एक तरफ से फंगल इन्फेक्शन हुआ है और पूरी आई साइड और इवन आई बॉल तक हमें निकालनी पड़ी है। दूसरा डेफिनेटली वो पेशेंट जो डायबिटिक थे, जिनकी एज 50 और 60 ईयर्स के करीब थी, उनको जो कोविड हुआ और उसमें जो ट्रीटमेंट चला उसके कारण उनको कैटरेक्ट बहुत जल्दी डेवलप हुआ। इवन जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, यंग पेशेंट्स हैं, 40 साल की एज है, उनको भी बहुत जल्दी जल्दी कैटरेक्ट डेवलप हुआ। मैंने तकरीबन 150 ऐसे पेशेंट्स हैं जो बिलो 40 ईयर्स हैं, उनको ऑपरेट किया हुआ है, जिनको कि पोस्ट कोविड है। उनकी सिर्फ हिस्ट्री ये है कि उनको कोविड हुआ था, कोविड के बाद दिखना कम हुआ और वो मेरे पास आए और मैंने देखा कि उनको मोतियाबिंद है और उनको ऑपरेट किया और अब वो बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं। ऐसा मोतियाबिंद का कारण नहीं है, लेकिन लोगों की इम्यूनिटी कम थी। एक्सेसिव मेडिसिन जो उनको दी गई या मेडिसिन जो चलती है उनका एक साइड इफेक्ट जरूर आया जिसकी वजह से ये कैटरेक्ट डेवलप हुआ है। डॉक्टर अखिल अग्रवाल जी, एक चीज और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूं, चूंकि कोविड के बाद बहुत सारे पोस्ट कोविड चीजों को हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें एज ए डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, या वो लोग जिनको कोविड हुआ था, जो कोविड पेशेंट्स रहे, उनको कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस बरतने की जरूरत है, या जिनको हाई रिस्क डिजीजेस हैं उनको क्या करना चाहिए प्रिकॉशनरी? अगर थोड़ा इसको और बेहतर तरीके से आप बता पाए। नेचुरली जो भी लोग जैसे पहले पुराने डायबिटिक थे उनमें इंसिडेंसेस चीज़ों की ज़्यादा मिली, तो नेचुरली उनको अपना प्रिकॉशन बेसिकली यही लेना है कि जो भी अगर इस तरह की कोई डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या तो उनको वो कंट्रोल रखें। अगर कंट्रोल रखेंगे तो ये चीज़ें सब कम मतलब उनकी हेल्थ को कम अफेक्ट करेंगी। अगर नहीं रखेंगे तो फिर नेचुरली अगर डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है तो जैसे गिरिजेश जी ने बताया कि उनकी आंखों पे भी इफेक्ट आएगा, हार्ट पे भी इफेक्ट आएगा, ब्रेन पे भी आएगा। तो डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है जो मैंने देखा बहुत सारे लोग जो नॉन डायबिटिक थे पोस्ट कोविड दे बिकेम डायबिटिक, तो उनको तमाम तरह की प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ डायबिटीज, जो पहले थे ही नहीं। फिर कोविड में अच्छा खासा स्टेरॉइड चला लोगों को, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपने भी कहा कि हार्ट प्रॉब्लम लोगों को बढ़ गई या आंखों की प्रॉब्लम बढ़ गई, तो ये सब चीज ऐसी है कि उस समय जो ट्रीटमेंट देना जरूरी था वो जरूरी था, आप उसको नहीं रोक सकते थे। अब उसका पोस्ट कोविड का तो किसी को आइडिया नहीं था कि ये किस तरह की शक्ल देगा बाद में, तो उस समय जो इलाज बेहतर समझ में आया या जो अथॉरिटीज ने बताया वो सब लोगों ने किया। हालांकि बहुत लोग कहते हैं साहब रेमडेसिविर नहीं यूज करो या ये करो वो करो, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को कहना बहुत आसान है। प्री कोविड जब जिस बीमारी का किसी को पता ही नहीं उस बारे में बात करना बहुत आसान है आम जनता का, लेकिन डॉक्टर को तो जो भी अथॉरिटीज सजेस्ट करेंगी वही इलाज वो करेंगे। अब हो सकता है बाद में उसका साइड इफेक्ट आए जो आपको दिखाई भी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है जो डॉक्टर्स ने उस समय ट्रीटमेंट किया वो बेस्ट किया। अब तो लोगों का यही है कि आप अपनी हेल्थ को या फिटनेस को मेंटेन रखें, डायबिटीज अगर किसी को है तो उसको कंट्रोल रखें, अपना जो फिजिकल एक्टिविटी जारी रखें, योगा करें, प्राणायाम करें, हल्का फुल्का जिम करें, जॉगिंग करें, तो ये चीज जो है इन चीजों को कम कर देंगी कॉम्प्लिकेशंस को। ये है। डॉक्टर सीपी सिंह जी, आपको लगता है कि कोविड के बाद लोगों के लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन आया है, या आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं या जिनको आप ट्रीट करते हैं आपको लगता है कि थोड़ा अवेयर हुए हैं लोग कम से कम? ड्रास्टिक चेंज आया है। ड्रास्टिक चेंज इन द सेंस कि पहले लोग जो सैनिटाइजेशन है उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे, अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। पहले लोग मास्क जानते ही नहीं थे, खुद मास्क लगाते हैं। मास्क का क्या बेनिफिट है? एक तो जो इन्फेक्टिव डिजीज है उससे आपको बचाएगी, साथ में वो आपको प्रदूषण के असर से भी बचाता है। लोग योगा और एक्सरसाइज के लिए जागरूक हुए हैं। जो लोग पहले केयर नहीं करते थे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया शुगर की या अपने ब्लड प्रेशर की, वो बड़े सेंसिटिव हो गए हैं। वो रेगुलरली फॉलोअप में आ रहे हैं कि साहब हमारी शुगर कंट्रोल रखी है। शुगर के बड़े बुरे इफेक्ट होते हैं, हमने कोरोना में देखा। वो अपने ब्लड प्रेशर के लिए बहुत कंसर्न है कि साहब हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, क्योंकि उस समय उनको इम्पोर्टेंस पता लगी उसकी। तो लोग आप ये मान रहे हैं कि अवेयर हुए हैं। Definitely. मंजेश जी, थोड़ा सा मुरादाबाद के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजी का जब हम लोग देखते हैं और खासतौर से जब इस तरह के बड़े कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होते हैं तो बड़े शहरों की तरफ लोग भागते हैं।
मुरादाबाद में ये न्यूरो से रिलेटेड किस तरह की फैसिलिटीज हैं और कैसे आप लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या योगदान है आप लोग? हम लोगों ने जैसे मैंने न्यूरोलॉजी 2009 में स्टार्ट की थी मुरादाबाद में। मैं पहले रेलवेज में था, तो शुरू में यहाँ पे बड़ी प्रिमिटिव स्टेजेस में हेल्थ सर्विसेज थी, इतना एडवांस नहीं थी। मुझे याद है कि आपको सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए भी पेशेंट्स को दिल्ली भेजना पड़ता था, बट पिछले 10 साल में ड्रामेटिक चेंज आया है। आज हम लोग का जो मेडिकल साइंस है, न्यूरो साइंसेज है, काफ़ी डेवलप है, काफ़ी सारे हमारे पास सेंटर इतने सारे आ गए हैं। अब हमें रेफरल्स की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। पहले आपको मान के चलिए सीरियस पेशेंट में 80% रेफर करने पड़ते थे, अब जो रेफरल्स है वो मुश्किल से 1-2% रह गया है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो जब शुरू में मैं आया तो मैं एज ए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी मैंने रेलवे में स्टार्ट किया, तो मैंने मुरादाबाद को पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी का नेशनल सेंटर बनाया रेलवेज में। ऑल ओवर इंडिया से रेफरल पेशेंट आते थे न्यूरोलॉजी में, अभी भी आते हैं। अभी मैं जो पेशेंट देख रहा हूँ न्यूरोलॉजी में 15-20 स्टेट से पेशेंट आ रहे हैं। तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है न्यूरोलॉजी में और हर फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। इंटेंसिव केयर में डेवलपमेंट हुआ है। पहले हमारे पास कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स अच्छे एस्टेब्लिशमेंट 1-2 हुआ करते थे, आज कम से कम 10 हैं हमारे पास में। तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है मुरादाबाद में। अब मैं कह सकता हूं कि हमारी हेल्थ सर्विसेज दिल्ली के एट पार है, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर हम लोग गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें, आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन हुआ है उन सारी चीजों में? क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकल है, लेकिन मैं नॉन पॉलिटिकल होते हुए भी फिर भी समझना चाहता हूँ, पॉलिसीज क्या लोगों तक पहुंच रही हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं? देखिए, अगर हम गवर्नमेंट सिस्टम की बात करेंगे, कि मैंने गवर्नमेंट सिस्टम में भी काम किया है, रेलवे से गवर्नमेंट सेटअप है, तो गवर्नमेंट सेटअप सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, पहले से डिफरेंसेस आए हैं। जैसे एक तो ये इंपॉर्टेंट योजना है आयुष्मान योजना है, इससे सिग्निफिकेंट असर पड़ा है। पहले क्या था कि बहुत गरीब पेशेंट होते थे, वो बेचारे दिखा नहीं पाते थे, आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, दवाई नहीं खरीद पाते थे। अच्छा, हमने देखा जैसे मेरे जो न्यूरोलॉजी के पेशेंट मोस्टली लॉन्ग टर्म पेशेंट्स हैं, किसी का इलाज 3 साल चलना है, किसी का 4 साल चलना है। तो जब से आयुष्मान आया है, एटलीस्ट उनकी हिम्मत बढ़ गई है इलाज कराने की। तो ये गवर्नमेंट की बहुत सक्सेसफुल योजना है ये। और गवर्नमेंट सेटअप्स में पहले जब मैं शुरू में आया था तो वेंटिलेटर 1-2 होते थे, आज लेकिन गवर्नमेंट सेटअप में भी फुल आईसीयूज बने हुए हैं। तो डेवलपमेंट तो डेफिनेटली गवर्नमेंट सेटअप में भी काफी अच्छा हुआ है। सीपी सिंह, आप मुझे ये सवाल करना है कि देखिए, आज अभी हम हार्ट की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में तमाम तरह की दवाइयां लेने की वजह से लोगों की हार्ट जो है तमाम प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन आज हम जो एज ग्रुप देख रहे हैं, अब 40 से लेकर अगर 50 तक की बात करें, और तमाम ऐसे युवा भी शामिल हैं। जब हम देखते तमाम ऐसे वीडियो सामने आते हैं कि मंच पर मौजूद हैं, डांस कर रहे हैं, उन्हें अटैक आ गया। आखिर सर, ये सब जानना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम इतना क्यों बढ़ रही है, खासकर युवाओं में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है? यस, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा था, दिस इज बिकॉज ऑफ लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड क्या है कि स्लोली अपना असर करता रहता है बॉडी में, आपको एहसास नहीं होता। उससे असर क्या आता है, बेसिकली जो हार्ट पर असर आता है उसमें 2-3 तरह की प्रॉब्लम होती हैं। एथीरोजेनेसिटी जो डॉक्टर साहब ने बताया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। तीसरा कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो जाती है। कार्डियोमायोपैथी जो हार्ट की मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। उससे क्या अरिथमोजेनिक पावर जो है बढ़ जाती है। जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, अरिथमिया उसको कहते हैं। तो हमारा हार्ट जो है बेतरकीब धड़कने लगे, और बहुत तेज धड़के, बहुत ज़्यादा धड़के, और फिर स्टॉप हो जाए। इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं फिर हम। तो ये प्रॉब्लम बड़ी है। इसकी वजह से जो आप देख रहे हैं स्टेज पे डांस करते करते आदमी लेटा और एकदम से डेथ हो गई, दैट इज बिकॉज ऑफ अरिथमिया, वीटी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसको हम टेक्निकल टर्म देते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, मंजेश जी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए, तमाम जो कोरोना के मामले तो लगातार सामने आए, लेकिन हम सबको इस बात की सुरक्षा है कि हम सबने वैक्सीन ले ली है। Yes. लेकिन जो नया वायरस सामने आया है, ये बताया जा रहा है कि बच्चों में ये ज्यादा तेजी से पनप रहा है, बच्चे जो है इससे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। अभी बच्चों के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, तो ऐसे में आपसे ये समझना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों का किस तरह जो उनके माता पिता है ख्याल रखें, क्योंकि एक ख्याल ही रख सकते हैं, क्योंकि अभी कोई वैक्सीन जो है बच्चों के लिए नहीं आई है। जी, अभी जो नया वायरस है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। अच्छा, वायरस की एक खासियत होती है, वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। सपोज आज हमने एक वैक्सीन बना दिया, ए वायरस बना, उसका वैक्सीन बना दिया, तो 3 महीने बाद वो बी वायरस में चेंज हो जाता है, तो वो वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाती है आपकी। अच्छा, यही प्रॉब्लम सब वायरस के साथ में है। जैसे हमने HIV वायरस देखा है पहले, इतने साल बाद हम उसका डायग्नोस उसको प्रॉपर कर पाए, और वैक्सीन तो आज तक नहीं बना पाए उसका प्रॉपर तरीके से। वायरस म्यूटेट बहुत जल्दी कर जाते हैं उसमें। तो अभी जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसमें मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी बहुत कम है,
नॉर्मल फ्लू की तरह है, जो खांसी जुकाम की तरह है, थोड़ा प्रोलोंग हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं जो पहले 5-7 दिन में ठीक होते थे, 14-15 दिन में ठीक हो रहा है। तो इसमें उनको ये समझाना पड़ेगा, एक तो जैसे बच्चे को अगर आपका इन्फ्लुएंजा है या फ्लू है तो आप उसको स्कूल ना भेजें, क्योंकि उससे सब लोग बच्चों में कॉन्टैक्ट आएगा। आप जो जहां पे भीड़ भाड़ के एरिया हैं उसमें ना भेजें, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और उसका इम्यूनिटी पे बड़ा ध्यान देना है। अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं हमारा डाइटरी मॉडिफिकेशन हो गया है, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं, तो इम्यूनिटी काफी डिस्टर्ब है बच्चों की। तो अगर हम इम्यूनिटी अच्छी बढ़ाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक बार जिसको प्रॉब्लम हो जाए उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको रिस्ट्रिक्शन करें, उसकी मूवमेंट बाहर ना करें, स्कूल ना भेजें कुछ 2-4 दिन के लिए, तो काफी हद तक ये वाले जो एपिसोड्स हैं ये प्रिवेंट हो जाएंगे। और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है और हर साल एक वैक्सीन आती है इन्फ्लुएंजा की, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा इन्फ्लुएंजा का वैरायटी है। तो अभी वैक्सीन है बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। वायरस के लिए सर कोई मेडिसिन जो अभी आप कह सकें कि ले सकते हैं? एज पर अगर गाइडलाइंस कहें, WHO गाइडलाइंस या FDA गाइडलाइंस में कोई पर्टिकुलर ऐसी ड्रग नहीं आई है जो बिल्कुल पिन पॉइंट इसी पे काम करे, बट पुरानी जो एंटीवायरल ड्रग है टैमी फ्लू, कुछ लोग उस पर ट्रायल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग इट इज इफेक्टिव आल्सो 30-40% केसेस में। गिरिजेश जी, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है मोतियाबिंद, हम लोग इसके बारे में सुनते आए हैं। बहुत आप भी, आपसे मेरी बात भी हो रही थी, अब आपने भी मुझे ये बात बताया कि बहुत इजीली हम इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं मोतियाबिंद की वजह से लोगों की रोशनी जा रही है, आईसाइट लोगों की चली जाती है। क्या वजह है इसकी? क्या लोग अवेयर नहीं है या टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं? क्या कारण है कि मोतियाबिंद से भी लोगों की आंख की रोशनी चली जा रही है अभी भी, जब कितना ईजी है इसको ऑपरेट कराना? बिल्कुल सही बात है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में मोतियाबिंद कितना ईजी हो गया है। मोतियाबिंद जो है डे केयर सर्जरी है। आज के टाइम में हम जो सर्जरी करते हैं ना तो उसमें कोई इंजेक्शन लगाते, ना कोई पट्टी करते, आपको ऑपरेट करने के बाद चश्मा दे देते हैं और तीसरे दिन आप जाके अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, इवन आप झुक के नमाज पढ़ सकते हैं। जो कि पहले ये होता था कि 1 महीने तक परहेज करना पड़ता था, लेट के रहना पड़ता था, टाँके कटते थे। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि अब मोतियाबिंद बहुत सिंपल हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, लोगों में आज भी ये अवेयरनेस है और लोग पहले पुरानी चीजों को मानते हैं कि ठंड में ऑपरेशन कराना चाहिए, मोतियाबिंद जब पक जाना चाहिए तब कराना चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, या जो लोग अवेयर नहीं होते, ठीक है भाई करा लेंगे, अभी थोड़ा ही कम दिख रहा है, थोड़ा ही कम दिख रहा है, उन स्टेज में आके मोतियाबिंद बहुत ज्यादा पक जाता है और जब पक जाता है तो वो काला मोतिया बन जाता है। और यदि काला मोतिया किसी को बन गया तो फिर उसको रोशनी वापस नहीं आती, हम उसे ऑपरेट भी कर दें। तो बेसिकली मोतियाबिंद के लिए आज के टाइम में सबसे ज्यादा अवेयरनेस जरूरी है। आज भी लोग 80% जो मोतियाबिंद की सर्जरी है वो ठंड में ही कराते हैं, गर्मी में नहीं कराते। पढ़े लिखे समझदार लोग वो भी ये चीज को मानते हैं। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन इतना सिंपल है, गवर्नमेंट की दुनिया भर की स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत है, और वो भी नहीं है तो इतना सस्ता और इतना बढ़िया इलाज है कि एक आदमी की रोशनी बढ़ जाती है। यदि किसी की रोशनी बढ़ जाती है जिसको ना दिख रहा है और उसको दिखने लगे, तो आप बिलीव करिए उसकी जिंदगी 5 साल और बढ़ जाती है। अखिल अग्रवाल जी, मॉडर्न लाइफस्टाइल की यहाँ पर बात हो रही थी, तो ये भी कहा गया कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत है, और अगर आप सही तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को रखेंगे बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। लेकिन ये सही लाइफस्टाइल क्या है? एज ए डॉक्टर आप क्या बताएंगे? ऐसा नहीं है कि सबको पता नहीं है। आजकल इतना सोशल मीडिया है, आप यूट्यूब पे चले जाएं, तमाम आपको एक्सरसाइज के वीडियोस। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि इतनी सारी चीजें वहां पर हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो इस डॉक्टर होने के नाते आप क्या सजेस्ट करेंगे? मुझे लगता है कि सब लोग तो सब कुछ नहीं कर सकते। अगर आप दिन में किसी भी समय, चाहे सुबह के समय मिले, शाम को मिले, अगर आप अपने शरीर के लिए आधा से 1 घंटा अगर दें तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट होगा। और ये आदत अगर आप बच्चों में से डलवा देना तो मुझे लगता है बहुत आराम से वो लोग अपनी एज में आगे चल के कैरी कर सकते हैं। लेकिन आजकल की दिक्कत क्या है, मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि भाई थोड़ी देर प्राणायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, लेकिन लोगों का उठने का और सोने का टाइम ही बदल गया। बच्चे रात को 12-1 बजे तक सोते ही नहीं है। उसमें मेरे बच्चे भी एक्सेप्शन नहीं है, सबके बच्चों के संग यही हालत है। और वो जब रात को 1 बजे 2 बजे सोएंगे तो सुबह को आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो 6 बजे 7 बजे उठ जाएं? तो मुझे लगता है कि लाइफ स्टाइल एक तो बचपने से ही सुधारना चाहिए। अगर हम उनको, बच्चों को थोड़ा सा भी डिसिप्लिन लाइफ के बारे में बता सकें या समझा सकें, तो वो थोड़ा सा भी अगर समय अपने शरीर के लिए दें तो वहां से मेरे को लगता है ग्रॉस चेंज आएगा। जैसे आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान में मोदी जी ने बच्चों को भी जोड़ा।
फैमिली लेवल पे जोड़ा। आप देखिए तारक मेहता का आया, उन्होंने पूरी फैमिली को जोड़ा, क्योंकि उसको लोग बहुत देखते हैं, बच्चे बहुत देखते हैं, मेरे यहाँ भी देखते हैं, तो उस फैमिली को जोड़ा उन्होंने। ऐसे करने से क्या होता है ना, बच्चों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। मेरे बच्चे भी कहते हैं पापा यहाँ कूड़ा क्यों डाल दिया। अगर बाई चांस मैं कोई छोटा पेपर घर में कहीं इधर डाल देता हूँ, मेरी बेटी तुरंत टोकती है कि पापा ये क्या कर रहे हो। तो ये जो चीज है अगर आप बच्चों में चेंज कर दें तो आगे चल के इसके जो है ना बहुत फ्रूटफुल जो है आपको परिणाम मिलेंगे। ये लेकिन अखिल जी, इसके साथ एक चीज और मैं थोड़ा सा आपसे चाह रहा हूं और हमारे दर्शकों को भी बताएं, चूंकि आपने कहा कि ये जो चेंजेस हैं, जो हैबिट्स हैं, बच्चों के अंदर आपको डालनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी अब चूंकि अब जो चीजें बदली या फिर जिस तरीके से कोविड के बाद लोगों ने इस चीज को समझा, क्या आपको लगता है कि लोगों को अब ये वो वक्त है कि समझ जाना चाहिए? क्योंकि लोग, जैसे अभी नए वेरिएंट का जब हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो आप सारे डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो पहले से फॉलो कर रहे थे आप उसको करिए। लेकिन लोग उन चीजों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि लोग एकदम रिलैक्स माइंड में आ गए। अब किसी को आप मास्क लगाने के लिए बोलिए तो वो ये कहेगा कि कुछ कोविड नहीं है, आप लोग तो ऐसी बातें कह रहे हैं हम लोगों को। तो ये जो माइंडसेट है लोगों का, कैसे इसको चेंज किया जाए? एज ए डॉक्टर आप क्या लोगों को सलाह देंगे कि भाई उस चीज से बाहर आइए आप लोग? ये तो मुझे लगता है जैसे हम डॉक्टर्स लोग कैंप करते हैं, या इसी तरह से सोसाइटी के लेवल पे डिफरेंट जो जितने क्लब्स वगैरह हैं ये ऑर्गेनाइज करें, वहाँ उनको लोगों को इस तरह के लिए जागरूक करें, तो मुझे लगता है बेटर होगा। और पहले के मुकाबले लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले मैंने देखा, पहले इतना नहीं था, लेकिन पहले के मुकाबले काफी फर्क है। जैसे लोग अपनी हेल्थ के बारे में सोचने लगे हैं, या जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वो पहले से ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। उसी हिसाब से लोग पहले से ज्यादा अवेयर हुए हैं, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाने लगे हैं। अब ये अलग बात है कि वो कितना जा पाते हैं, कितना समय दे पाते हैं, तो पहले के मुकाबले तो जागरूक हुए हैं। लेकिन मैं अभी भी, जो मेरा बिल्कुल पिन पॉइंट है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बच्चों से शुरुआत कर देना तो वो आगे तक जाएगी, फिर वो अपने बच्चों में देंगे। तो ये मैं जरूर मानता हूं कि बच्चों से भी अगर कोई सी भी चीज शुरुआत करें तो वो बहुत आगे तक जाएगी। डॉक्टर सीपी सिंह जी, बहुत सारी चीजें चूंकि हम लोगों ने डिस्कस कर ली ऑलरेडी, लेकिन एक चीज और आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि सर ने भी ये बात कही कि लोगों को समझना पड़ेगा, बच्चों के अंदर वो चीजें डालनी पड़ेंगी। लोग, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में अवेयर हो चुके हैं, या जो जैसा कि मैंने कहा कि कोविड जिस समय पीक पर था लोगों ने सारी चीजों को फॉलो किया, लेकिन अभी आप किसी से बोलेंगे मास्क लगाने के लिए तो वो उन चीजों को उतना सीरियसली नहीं लेगा? क्या आपको लगता है कि लोगों को भी अभी भी उसी तरीके से अवेयर रहने की जरूरत है, अगर नए वेरिएंट को हम लोग देखें तो? बिल्कुल है। कुछ लोग अवेयर हैं आज की डेट में भी, लेकिन मैक्सिमम लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं। तो जो मैक्सिमम लोग भूल चुके हैं उनको ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि ये जो वायरस है ये भी उसी की तरह फैलता है, बीमारी से आपको बच कर रहना है। तो फिलहाल जो इस समय दौर चल रहा है, मास्क का भी इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें और डिस्टेंसिंग भी रखें, तो ये ज़रूरी है। दूसरा, अच्छी हैबिट्स की जैसे आपने बात की, अच्छी हैबिट डेवलप करना बहुत सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी आम पब्लिक है। बीमारी से आपको ज़रूर बचा के रखेंगे वो। आप योगा करें, आप एक्सरसाइज करें, डेली 6-7 घंटे की नींद लें, खाना अपना संतुलित रखें, स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल से मैक्सिमम दूरी रखें। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जिनके बारे में हम जागरूक कर सकते हैं। अब जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर इस वायरस का भी ज़्यादा असर होगा और कोविड का भी ज़्यादा असर हुआ था, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि भाई आप ज़रूर सावधानी बरतें। या जो कार्डियक पेशेंट हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, चाहे डायबिटिक है, कार्डियक हैं, या कोई कैंसर का पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी हमेशा लोअर लेवल पर रहती है, तो उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो बातें कही हैं, डॉक्टर से बेहतर कोई जागरूक नहीं कर सकता। आपकी बातों को लोग बहुत सीरियसली समझते हैं, और आप लोगों ने जो बढ़िया बातें बताई हैं, लोग उसका पालन करेंगे और लोग सुरक्षित भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ इस सेशन में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ आज मुरादाबाद और अमरोहा के इस अधिवेशन में इतना ही। फिर किसी और शहर में वहां की तमाम समस्याओं और वहां के विकास के अलग चुनौतियों के साथ विकास की यात्राओं में किस तरीके से वो शहर आगे बढ़ा, उस पर चर्चा इंडिया न्यूज लगातार करता रहेगा। आज मुरादाबाद अधिवेशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।